नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं। ये एक मेरा पर्सनल नोट्स है, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से हमारा हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, उसी प्रकार से डम्ब सादत नाम की एक एरिया है और इसका विकास का क्रम का जो ड्यूरेशन है वह 4555 से लेकर के 3885 बीसी के बीच का। यहाँ पर बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। आगे यदि हम बात करें किले गुल मोहम्मद की, तो इसका ड्यूरेशन है 4550 से लेकर के 3164 बीसी के बीच का। राणा घुंडाई का ड्यूरेशन है 3370 से लेकर के 2530 बीसी के बीच का। कालीबंगा का ड्यूरेशन है 2980 से लेकर के 1865 बीसी के बीच का। थोड़ी सी अगर हम आगे बढ़े तो बोगज कोई अभिलेख मिलता है हमें, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय काल है 1400 बीसी का। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। डेरियस का बेहुस्तून अभिलेख मिला है और इसका ड्यूरेशन बताया जाता है 520 से लेकर के 518 बीसी के बीच का। डेरियस का पारसी पोलिस अभिलेख जो मिला है इसका ड्यूरेशन बताया जाता है 518 बीसी से लेकर के 515 बीसी के बीच का। डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख जो है इसका ड्यूरेशन बताया जाता है 515 बीसी से। अगर हम आगे बात करें तो मगध के शासकों के द्वारा अपनी सत्ता को सुदृढ़ीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसका ड्यूरेशन है 500 से लेकर के 400 बीसी के बीच का। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का बेटा था, अजातशत्रु का लिच्छियों के साथ युद्ध हुआ था 484 से लेकर के 468 बीसी के बीच में। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, तो इनका मृत्यु हुआ था 483 बीसी में। 331 बीसी में अरबेला का युद्ध होता है और इस युद्ध में सिकंदर डेरियस को बुरी तरीके से पराजित करके उसकी राजधानी पारसी पोलिस को जला करके खत्म कर देता है। 326 बीसी में हैडेस्पीस का युद्ध हुआ था और यह युद्ध हुआ था भारत के राजा पोरस के साथ और सिकंदर के साथ। 325 बीसी में सिकंदर भारत से वापस चला जाता है और फाइनली 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी सी अगर हम आगे बात करें तो 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 293 बीसी में महामेघवान राजवंश, जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किया जाता है महामेघवान के द्वारा और इसकी प्रमुख अगर राजा के नाम देखें तो यहाँ पे राजा का नाम आता है खारवेल। सेकेंड सेंचुरी बीसी में बैक्टीरिया में यूनानी शासन की समाप्ति हो जाती है। 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक होता है। 261 बीसी में कलिंग युद्ध करता है अशोक। 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश की समाप्ति होती है। अगर हम शुंग वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। इसके बाद अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, पुलिंदक, भद्रक, भागवत और सबसे अंतिम में आता है देवभूति। 165 बीसी में यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से हटा दिया गया था। 73 बीसी में कन्नौ वंश की स्थापना हुआ था वासुदेव कन्नौ के द्वारा। वासुदेव कन्नौ के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो वासुदेव कन्नौ के बाद आता है भूमिमित्र, नारायण और सबसे अंतिम में आता है सुशर्मा। सुशर्मा को सिमुक के द्वारा हत्या कर दी जाती है और फिर सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का स्थापना करता है। थोड़ी सी अगर हम आगे बढ़े तो 57 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। अब सारे संवत को हम लोग एक जगह पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत होती है 57 बीसी में। उसके बाद शंख संवत, इसकी शुरुआत होती है 78 एडी में। उसके बाद कलचुरी चेदी संवत, इसकी शुरुआत होती है 248 से लेकर के 249 एडी के बीच में। उसके बाद आता है गुप्त संवत, उसके बाद कोल्लम संवत, उसके बाद चालुक्य विक्रम संवत, उसके बाद इलाही संवत, उसके बाद हिजरी संवत और सबसे अंतिम में आता है ग्रेगोरियन संवत। 30 एडी में सातवाहन राजवंश का उदय हुआ था। 78 एडी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक, कनिष्क जो है कुषाण वंश से जुड़ा हुआ है और कुषाण वंश का नींव रखता है कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस के बाद आता है वीम कटफिसेस, इसके बाद आता है कनिष्क। कनिष्क के बाद आता है वशिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और सबसे अंतिम में आता है वासुदेव प्रथम। आगे यदि हम बात करें तो 90 एडी में चीनी जनरल पांचाओ द्वारा कुषाण राजा को बाहर हटाया गया। 100 से लेकर के 200 एडी, ध्यान रखना कि यहाँ पर एडी का मतलब है ईस्वी, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। तो 100 से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में
सातवाहनों के द्वारा भूमि अनुदान का आरंभिक सरलिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। 124 एडी में गौतमी पुत्र ने नाहपान को हराया और उसको हत्या कर दिया था। आगे यदि हम बात करें तो 190 एडी में कारिकल शासक बनता है और कारिकल एक संगम वंशीय चोल शासक था, लेकिन पूर्व मध्यकाल में जो चोल वंश की स्थापना किया गया था वो किया गया था विजयालय के द्वारा 850 ईस्वी में। इसका ड्यूरेशन रहता है 850 से लेकर के 870 या फिर कहे तो 71 ईस्वी तक। इसके बाद आता है आदित्य, इसके बाद आता है प्रांतक, राजा राज प्रथम जिसे अरिमोली वर्मन भी कहा जाता है, उसके बाद राजेंद्र प्रथम, उसके बाद राजा धीराज, उसके बाद राजेंद्र द्वितीय, उसके बाद वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोतुंग प्रथम, विक्रम और सबसे अंतिम में आता है कुलोतुंग द्वितीय। थोड़ी सी अगर हम आगे बढ़े तो 319 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण होता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे। अगर हम गुप्त वंश के शासकों के क्रम देखें तो गुप्त वंश का नींव रखा गया था श्रीगुप्त के द्वारा। उसके बाद आता है घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। सबसे अंतिम में आता है विष्णुगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। आगे यदि हम बात करें तो 335 से लेकर के 75 एडी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल होता है। इसके बाद 375 एडी से शुरू होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। इसी समय 399 एडी में चीनी यात्री फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया हुआ था। थोड़ी सी अगर हम आगे बढ़े तो 450 एडी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है कुमारगुप्त के द्वारा। इसके बाद 476 एडी में आर्यभट्ट का जन्म होता है और 477 ईस्वी में बुधगुप्त का शासन शुरू हो जाता है। 596 एडी में कारकोट राजवंश की स्थापना होती है। यदि हम कारकोट राजवंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले दुर्लभवर्धन, उसके बाद दुर्लभग जिसे प्रतापदित्य भी कहा जाता है, उसके बाद चंद्रापीठ जिसे वज्रादित्य भी कहा जाता है, उसके बाद तारापीठ जिसे उदयादित्य भी कहा जाता है, उसके बाद मुक्तापीठ जिसे ललितादित्य भी कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो 618 एडी में पल्लालुर का युद्ध हुआ था। 642 एडी में पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु हुई और 670 एडी में ईद सिंह जो है भारत आया हुआ था नालंदा घूमने के लिए। इसके बाद जो है 712 एडी में अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और कौन से एरिया में, तो सिंध वाला एरिया में, और सिंध को उन्होंने जीत लिया था। कौन आक्रमण किया था भारत के ऊपर उस समय, तो मोहम्मद बिन कासिम किया था। आगे यदि हम बात करें तो 730 एडी में प्रतिहार वंश का स्थापना होता है। यदि हम प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। इसका कार्यकाल जो शुरू होता है वो 730 एडी से शुरू होता है। इसके बाद आता है वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है, उसके बाद महेंद्रपाल, उसके बाद महीपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, राज्यपाल और यशपाल। यशपाल जो प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ करता है। आगे यदि हम बात करें तो 750 एडी में पाल वंश का नींव पड़ता है। यदि हम पाल वंश के शासकों के क्रम देखें तो गोपाल जिन्होंने पाल वंश का नींव रखा, उसके बाद धर्मपाल, देवपाल, सूरपाल जिसे महेंद्रपाल भी कहा जाता है, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्योपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, महीपाल प्रथम, रामपाल और सबसे अंतिम में मदनपाल। आगे यदि हम बात करें तो 948 ईस्वी में तकोलम का युद्ध होता है। 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी का जो है भारत के ऊपर आक्रमण होता है। 1191 एडी में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है जहां पे मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित होता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। लेकिन 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। 1194 एडी में चंदावर का युद्ध होता है। इसी बीच 1190 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन हो जाता है देवगिरी के यादवों के द्वारा। 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है और कौन से राजवंश का सबसे पहले नींव पड़ता है, तो गुलाम वंश का पड़ता है और इसका ड्यूरेशन होता है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। तो यदि हम गुलाम वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले कुतुबी वंश के नींव पड़ता है, उसके बाद शमसी वंश, उसके बाद बलवनी वंश। कुतुबी वंश में दो राजा आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। शमसी वंश में इसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान,
बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद कैकूबाद और सबसे अंतिम में आता है कैमूर्स। आगे यदि हम बात करें तो 1228 ईस्वी में असम में अहोम साम्राज्य की स्थापना होती है। 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, तो इसका कार्यकाल होता है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। इसके बीच में जो भी घटनाएं घटती है उसके विषय में अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कार्यकाल में 1292 ईस्वी में मार्को पोलो मालाबार तट पर आया हुआ था। 1292 ईस्वी में ही भिलसा का अभियान हुआ था, लेकिन मार्को पोलो को भारत आने के बाद 1297 ईस्वी में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण किया था। 1298 ईस्वी में ही गुजरात अभियान हुआ था। 1299 ईस्वी में जैसलमेर अभियान, 1301 में रणथंभौर अभियान, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था और उसका नाम रख दिया था खिजराबाद। इसी समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिरी का स्थापना किया जाता है। 1305 ईस्वी में मालवा अभियान किया, 1308 ईस्वी में सिवान अभियान, 1311 ईस्वी में जालौर अभियान, 1312 ईस्वी में देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण। देवगिरी दक्षिण भारत में पड़ता है। अगर हम दक्षिण भारत के सारे क्रमों को देखें तो सबसे पहले 1307 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहां पर उस समय राजधानी हुआ करता था देवगिरी और वहां का शासक था रामचंद्र देव। देवगिरी के बाद तेलंगाना गया हुआ था 1308 ईस्वी में। उस समय वहां का राजधानी वारंगल था और शासक का नाम था प्रताप रुद्र देव। तेलंगाना के बाद होयसल गया और यहाँ का राजधानी था द्वार समुद्र और शासक का नाम था बल्लाल तृतीय। इसके बाद पांड्य शासकों के ऊपर आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। उस समय वहां का राजधानी मदुरा था और शासक का नाम था कुलशेखर। और सबसे अंतिम में दोबारा जो है देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है 1312 ईस्वी में और ये इसका अंतिम अभियान दक्षिण भारत में माना जाता है। थोड़ी सी अगर हम आगे बात करें तो 1313 ईस्वी में देवगिरी के यादवों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी घटनाएं घटी थी उसके विषय में। तो सबसे पहले 1325 ईस्वी में दोआब में कर लगाता है, डायरेक्टली 50% जो है कर को बढ़ा दिया गया था यहाँ पर। 1326 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया गया। 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाया गया जिसे टोकन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। 1332 ईस्वी में खुरासान अभियान किया। 1333 ईस्वी में कराची अभियान किया। 1333 ईस्वी में ही इब्न बतूता का भारत आगमन हुआ था। ये सारी चीजें क्रम वाइज लिखी गई हैं। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। यदि हम विजयनगर साम्राज्य के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले संगम वंश की नींव रखी गई थी, उसके बाद सालू वंश की, उसके बाद तुलु वंश और सबसे अंतिम में आराविडु वंश। संगम वंश में सबसे पहला शासक था हरिहर, उसके बाद बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और सबसे अंतिम में विरूपाक्ष द्वितीय। उसके बाद आता है सालू नरसिंह, उसके बाद आता है इमादुद्दीन नरसिंह और इसके बाद आता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह के बाद आता है कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वेंकट प्रथम, सदाशिव, इसके बाद आता है तिरुमल, वेंकट द्वितीय और सबसे अंतिम में आता है श्रीरंग तृतीय। इसके बाद जो है 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था दक्षिण भारत में। ये एक मुस्लिम वंश था। यदि हम बहमनी वंश के शासकों के क्रम देखें तो हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहा जाता है, इसके द्वारा नींव रखा गया था। और इसके बाद आता है मोहम्मद शाह प्रथम, उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद, उसके बाद दाऊद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन तहमतन शाह, शमसुद्दीन दाऊद शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, हुमायूं शाह, निजामुद्दीन अहमद शाह तृतीय, शमसुद्दीन महमूद शाह तृतीय, शिहाबुद्दीन महमूद। इसके बाद आता है अहमद शाह चतुर्थ, अलाउद्दीन शाह, वली उल्लाह शाह और सबसे अंतिम में आता है कलीमुल्लाह, जो कि इस समय बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। आगे यदि हम बात करें तो 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा। इसके बाद 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा दिल्ली में सैयद वंश की नींव रखी गई थी। यदि हम सैयद वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले तो खिज्र खां, जिसके द्वारा दिल्ली में सैयद वंश का नींव रखा गया था। उसके बाद मुबारक शाह, मुहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद 1422 ईस्वी में बंदर नवाज की दरगाह जो है बनाई जाती है। इसके बाद 1432 ईस्वी में बंगाल पर महायान रिपोर्ट आता है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है
ये रेशम कीट पालन का पहला उल्लेखित साक्ष्य है। आगे यदि हम बात करें तो 1435 ईस्वी में उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किया गया था। 1436 ईस्वी में गुजरात और मालवा सल्तनत की स्थापना की गई। 1498 ईस्वी में एस्टडो द इंडिया नामक एक नई पुर्तगाली कंपनी की स्थापना किया गया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त किया गया। 1518 ईस्वी में गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसी के साथ जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। अब यदि हम मुगल वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले बाबर, इसका कार्यकाल था 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। उसके बाद हुमायूं आया, इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मुहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और सबसे अंतिम में आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बाबर के समय घटित घटनाओं के क्रम के विषय में। तो 1519 ईस्वी में बाजौर और भीरा पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया था। 1519 ईस्वी में ही यूसुफजाई कबीले के विरुद्ध आक्रमण किया। 1520 ईस्वी में सियालकोट को जीता। 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया था, और इसका 5वां अभियान होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जहां पर इब्राहिम लोदी के साथ ही आक्रमण करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इब्राहिम लोदी जो है बुरी तरीके से युद्ध भूमि में मारा जाता है। इसके बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ। 6 अप्रैल 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है अफगानी सेना महमूद लोदी के साथ, और फाइनली 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के समय की घटनाओं को अगर देखें तो 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान करता है प्रताप रुद्र देव के अगेंस्ट में। उसके बाद 1532 ईस्वी में दोहरिया अभियान करता है महमूद लोदी के साथ। 1532 ईस्वी में चुनार अभियान शेर खां के विरुद्ध में। 1532 ईस्वी में दादरा का युद्ध होता है महमूद लोदी के साथ। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दिन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किया गया। 1534 ईस्वी में मांडू का पतन किया गया। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था। 1535 और 36 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ संघर्ष हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, और जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था, और फाइनली 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है अकबर। अकबर के समय घटित घटनाओं के अगर हम क्रम देखें तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध, 1561 ईस्वी में मालवा विजय, 1562 में मेड़ता अभियान, 1562 ईस्वी में ही दास प्रथा का अंत, और 1562 ईस्वी में ही राजा बिहारमल का अकबर से मुलाकात हुआ था। इसके बाद 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया गया। 1564 ईस्वी में ही गढ़कटंगा अभियान हुआ था, जिसे गोंडवाना अभियान भी कहा जाता है। 1564 ईस्वी में ही रानी दुर्गावती का निधन हो गया था। 1564 में चांद बीबी का विवाह हुआ था। 1565 ईस्वी में हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थापित किया गया। आगे यदि हम बात करें तो 1568 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया अकबर। 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान, और 1573 ईस्वी में दाग प्रणाली की शुरुआत किया था। इसके बाद 1574 ईस्वी में बंगाल अभियान किया गया। 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना किया गया। 1575 ईस्वी में ही इबादत खाना की शुरुआत किया गया था, जिसे उपासना घर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी में ही एंटोनियो कैब्रल को अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। 1576 ईस्वी में गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना किया गया। 1577 ईस्वी में नौरोज त्यौहार के पुनरुत्थान किया गया। 1579 ईस्वी में दहसाला प्रणाली की शुरुआत किया गया, और 1580 ईस्वी में
12 सूबों में पूरे मुगल साम्राज्य को बांटा गया था। 1580 ईस्वी में ही अली आदिल शाह की मृत्यु हो गया। 1581 ईस्वी में काबुल अभियान किया गया। 1582 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की गई। 1583 ईस्वी में बाबरनामा के नाम से फारसी में बाबर के संस्मरणों का अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। 1585 ईस्वी में यूसुफ जाई के विरुद्ध मान सिंह का अभियान हुआ था। 1586 ईस्वी में कश्मीर का सम्मेलन किया गया था मुगल साम्राज्य में। 1589 ईस्वी में लाहौर में राजा टोडरमल का निधन हो गया था। 1589 ईस्वी में ही मुर्तजा निजाम शाह की मृत्यु भी हो गई। 1589 ईस्वी में ही तुर्की भाषा में बाबर के संस्मरण की पांडुलिपि पारिवारिक संकलन का हिस्सा बना था। आगे यदि हम बात करें तो 1589 ईस्वी में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया। 1591 ईस्वी में चार मीनार की स्थापना किया गया था। 1591 ईस्वी में ही 4 मिशन दक्कन भेजे गए थे। 1591 में ही सिंध विजय किया गया था और इसके बाद 1591 में खानदेश विजय भी किया गया था। इसके बाद जो है 1592 ईस्वी में उड़ीसा विजय किया गया और फाइनली 1595 ईस्वी में जात और शबाब यानी कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1601 ईस्वी में अस्सीरगढ़ की लड़ाई की गई थी जिसे खानदेश अभियान भी कहा जाता है और ये अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है। 1604 ईस्वी में दरबार में तंबाकू का प्रारंभ किया गया था। 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोनिया के पुर्तगाली द्वीप पर कब्जा कर लिया था। 1606 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकोंडा के शासक से फरमान प्राप्त किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु भी हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें जो अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ है तो सिद्दी अल रईस ये भारत आया हुआ था 1556 ईस्वी में। इसके बाद रॉल्फ फिंच भारत आता है 1585 ईस्वी में। इसके बाद जॉन मिल्टन हॉल, फादर एक्वा विवा, फादर एंथोना मोंसेरात, जेरोम जेवियर और फिर इसके बाद अंतिम में आता है इमैनुअल पिन्हेरो। तो ये है विदेशियों के भारत आने के क्रम। आगे यदि हम बात करें तो 1611 ईस्वी में बेगम शाही मस्जिद की स्थापना किया गया था लाहौर में जहांगीर के द्वारा। 1611 ईस्वी में ही चश्मा ए नूर अजमेर में स्थापित किया गया था जहांगीर के द्वारा। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था। तो उसके बाद जो है मसूलीपट्टनम के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया। 1633 ईस्वी में बालासोर में और फाइनली 1686 ईस्वी में हुगली में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक कारखाना का स्थापना किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो 1613 ईस्वी में अकबर का मकबरा बनवाया गया था आगरा के निकट सिकंदरा में। 1617 ईस्वी में डचों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1620 ईस्वी में मेहतार महल का निर्माण किया गया। 1622 ईस्वी में नूरजहां द्वारा आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा बनाया गया। 1627 ईस्वी में लाहौरी द्वारा बादशाह नामा के 2 पहले दफ्तरों की रचना की गई। 1627 ईस्वी में इब्राहिम रोजा का निर्माण किया गया। 1627 ईस्वी में आगरा के किले में दीवान आम का निर्माण किया गया। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण किया गया था आगरा में। 1636 ईस्वी में निजाम शाही का अंत हो गया था। 1636 ईस्वी में ही बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि की गई। 1647 ईस्वी में मुगलों का बल्ख पर अधिकार हुआ था। 1651 ईस्वी में बीबी का मकबरा बनाया गया था औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद 1654 ईस्वी में मोती मस्जिद बनाया गया और 1656 ईस्वी में गुंबज का निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय भारत आने वाले विदेशियों के क्रम के विषय में। तो सबसे पहले 1608 ईस्वी में विलियम फिंच और विलियम हॉकिंस भारत आया हुआ था। इसके बाद 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग आया। 1615 में विलियम एडवर्ड, 1615 में थॉमस रो, 1615 में थॉमस स्टुअर्ट और सबसे अंतिम में आया था पित्रो देला बेले 1622 ईस्वी में। तो ये एक क्रम भी है। अब हम बात करते हैं शाहजहां के समय भारत आने वाले विदेशियों के क्रम के विषय में। तो सबसे पहले पीटर मुंडी, ये इटली का रहने वाला था। उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर, ये फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद आया था निकोलो मनुची, ये भी इटली का रहने वाला था। इसके बाद आया था जीन बैप्टिस्ट ट्रायबर्नियर और सबसे अंतिम में आया था मेंडेस्लो। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के समय घटित घटनाओं के क्रम के विषय में। तो 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध किया गया था औरंगजेब के द्वारा।
उसके बाद 1658 में ही धर्मंत का युद्ध किया गया, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध भी किया गया, 1659 में खजवा का युद्ध, 1659 में देवराय का युद्ध, 1661 में बुंदेला सरदार चंपत राय का युद्ध, 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 1663 ईस्वी में ही हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। आगे यदि हम बात करें तो 1665 ईस्वी में शाइस्ता खां चिंतगान पर अधिकार किया, 1665 ईस्वी में ही पुरंदर की संधि किया गया था शिवाजी के साथ, 1667 ईस्वी में अफगान विद्रोह हुआ, 1667 ईस्वी में ही झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया गया, 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहार को मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 1669 ईस्वी में जाट विद्रोह हुआ, 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह, 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या किया गया था, ये सिख गुरु थे। 1675 ईस्वी में मुगलों का सिखों के साथ संघर्ष शुरू हो गया था। 1678 ईस्वी में राबिया दौरानी का मकबरा बनाया गया था औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा। 1679 ईस्वी में मुगल और राजपूतों के बीच में संघर्ष हुआ। 1679 ईस्वी में ही जजिया कर को पुनः आरोपित किया गया। आगे यदि हम बात करें तो 1680 ईस्वी में तुलादान पद्धति की समाप्ति की गई। 1681 ईस्वी में अकबर द्वितीय का दक्कन पलायन किया गया। 1686 ईस्वी में बीजापुर का विजय हुआ। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा अभियान किया गया। 1689 ईस्वी में संभाजी को बंदी बनाया गया और बाद में उसे प्राण दंड दे दिया गया था। 1699 ईस्वी में खालसा पद की स्थापना की गई थी, जिसे द सोसाइटी ऑफ द प्योर के नाम से भी जाना जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की फाइनली मृत्यु हो गया। उसके बाद 1708 ईस्वी में शाहू को जो है मुगलों से छुड़ा लिया गया और शाहू जो है एक छत्रपति के रूप में मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं। यदि मराठा शासकों की बात करें तो सबसे पहले शिवाजी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का नींव रखा था। शिवाजी के बाद आता है संभाजी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय, इसके बाद शाहू, इसके बाद आता है राजाराम द्वितीय। आगे यदि हम बात करें तो मराठा साम्राज्य में शाहू के कार्यकाल से ही पेशवा का शासनकाल शुरू हो जाता है। और पेशवा बनता है कौन पहले, तो सबसे पहले बनता है बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में। इसके बाद बनता है बाजीराव प्रथम, इसके बाद बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कई सारे पुस्तकों में लिखा गया है। इसके बाद माधवराव नारायण, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव नारायण द्वितीय, जिसे सवाई माधवराव भी कहा जाता है। अब चूंकि सवाई माधवराव एक अल्प आयु का शासक था, जिसके कारण से इसके संरक्षक बनते हैं नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। इसके बाद आता है बाजीराव द्वितीय। अब हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो रघुनाथ राव के समय में ही 1775 ईस्वी में सूरत की संधि किया गया था और इसके बाद 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। आगे यदि हम बात करें तो सवाई माधवराव के कार्यकाल में महादजी सिंधिया के द्वारा 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किया गया था और इसी के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। थोड़ी सी अगर हम आगे बात करें तो बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में 1802 ईस्वी में बसीन की संधि की गई थी और इसके साथ ही 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद 1817 से लेकर के 19 ईस्वी के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। बाजीराव द्वितीय के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की यदि हम बात करें तो बाजीराव द्वितीय का एक दत्तक पुत्र हुआ करता था, जिसे गोद लिया गया पुत्र भी कहा गया है, नाना साहेब। और यही नाना साहब जो है वो 1857 की क्रांति में कानपुर में नेतृत्व को संभालते हैं। अब हम बात करते हैं शिवाजी के समय घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो शिवाजी का जन्म हुआ था अप्रैल महीने में 1627 ईस्वी को शिवनेर के किला में। इन्होंने 1646 ईस्वी में तुरन के किले को जीता, 1648 में पुरंदर के किले को जीता, 1656 ईस्वी में रायगढ़ को जीत करके उसे अपना राजधानी बनाया। जनवरी 1664 ईस्वी में सूरत के ऊपर जाकर के आक्रमण किया और ये इसकी पहली लूट मानी जाती है। जून 1665 में पुरंदर की संधि किया। मई 1666 ईस्वी में मुगल दरबार में गए हुए थे और इसके बाद फाइनली जून 1674 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करा करके छत्रपति की उपाधि प्राप्त किए थे। अब हम आगे बात करते हैं तो 1709 ईस्वी में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह किया गया। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1713 ईस्वी में ही अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजामुल मुल्क को हराया था। आगे यदि हम बात करें तो 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ था। 1740 में पेशवा के रूप में
बालाजी बाजीराव की नियुक्ति की गई थी। 1742 ईस्वी में डुप्ले को पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। 1746 ईस्वी में मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बार्दोनोइस द्वारा मद्रास पर कब्जा किया गया। 1746 ईस्वी से लेकर के 1748 के बीच में सेंथोम की लड़ाई की गई थी। 1746 से 48 के बीच में ही प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। यदि हम कर्नाटक युद्ध के विषय में बात करें तो 1746 से लेकर के 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। फ्रांसीसियों की ओर से डुप्ले था और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी सरकार की ओर से बर्नेट था। इसके बाद 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है 1749 में अंबर का युद्ध होता है। इसके बाद 1749 से लेकर के 54 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। फ्रांसीसियों की ओर से गोडहू था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव। 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि किया गया और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसके बाद 1760 ईस्वी में वाणिवंश की लड़ाई की गई और फाइनली 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। आगे यदि हम बात करें तो फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किया गया और 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1758 ईस्वी में सिंदखेड़ का युद्ध हुआ था। 1758 में ही चंदुर्थी का युद्ध हुआ था। 1760 ईस्वी में उदगीर का युद्ध हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद और कड़ा की संधि किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्लाइव था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, इन सभी के साथ संयुक्त रूप से इलाहाबाद और कड़ा की संधि की गई थी। आगे यदि हम बात करें तो 1765 से लेकर के 1813 ईस्वी के बीच में गोलाकार घेराबंदी की नीति लाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। गोलाकार घेराबंदी की नीति को रिंग फेंस पॉलिसी भी कहा जाता है। 1765 ईस्वी में ही सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन किया गया। 1767 से लेकर के 69 तक क्लाइव के बाद जो है हैरी वेरलेस्ट का आगमन होता है भारत में। 1768 से लेकर के 1820 और यूं कहें तो 1822 ईस्वी तक चौवार यानी कि चुआर विद्रोह होता है, जिसे हो विद्रोह भी कहा जाता है। 1769 ईस्वी में हैरी वेरलेस्ट के बाद जो है जॉन कार्टियर का भारत आगमन होता है। 1770 ईस्वी में बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ता है यानी अकाल पड़ जाता है। 1770 ईस्वी में ही सन्यासी विद्रोह होता है और ये विद्रोह चलता है 1770 से लेकर के 1780 ईस्वी तक। ये कौन सा एरिया में होता है तो बंगाल और बिहार वाला एरिया में। 1771 ईस्वी में मोती तालाब का युद्ध होता है। 1772 ईस्वी में सन्यासी और फकीर टोलियों का विद्रोह होता है। 1772 ईस्वी में ही दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना की जाती है। 1772 ईस्वी में द्वैत सरकार की समापन की जाती है। 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1774 ईस्वी में रानीगंज में पहला कोयला कारखाना की शुरुआत किया गया था। 1775 ईस्वी में नंद कुमार की फांसी दी गई थी। 1775 ईस्वी में ही सूरत की संधि की गई थी। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि किया गया। 1779 ईस्वी में बड़गांव समझौता किया गया। 1780 ईस्वी में हिक्की गजट शुरुआत किया गया था कलकत्ता में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। 1780 से लेकर के 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। अब यदि हम आंग्ल मैसूर युद्ध को एक जगह पर समझ ले तो 1768 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के साथ। इसके बाद 1780 से लेकर के 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसकी समाप्ति हुई थी 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के साथ। इसके बाद 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया था और इसकी समाप्ति होती है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ और इसके बाद फाइनली 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसी युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आगे यदि हम बात करें तो 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की शुरुआत किया गया था, जिसे आलिया मदरसा भी कहा जाता है और इसकी स्थापना किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था सर विलियम के द्वारा। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन में प्रस्ताव लाया गया था, विशेष करके अगर कहे तो महाभियोग चलाया गया था इसके ऊपर। मई 1785 ईस्वी में मैत्री संधि किया गया था महादजी सिंधिया और सिख प्रमुखों के बीच में। इसके बाद 1790 ईस्वी में जमींदारों के साथ 10 वर्षीय बंदोबस्त लाया गया।
1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया था बनारस में, या फिर कहे तो वाराणसी में श्री जोनाथन डंकन के द्वारा। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग एक जगह पर देख लेते हैं। 1791 ईस्वी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था वाराणसी में। 1821 ईस्वी में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। 1824 ईस्वी में कोलकाता संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। 1961 ईस्वी में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1962 ईस्वी में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में स्थापित किया गया था। 1962 में ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था दिल्ली में। 1970 ईस्वी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था दिल्ली में। 1981 ईस्वी में श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था पुरी उड़ीसा में। 1993 ईस्वी में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कोची में स्थापित किया गया था। 1997 ईस्वी में कावी कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर में स्थापित किया गया था। और 2001 ईस्वी में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया था। अब यदि हम आगे बात करें तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का अधिनियमन किया गया था और 1793 ईस्वी में ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। 1793 ईस्वी में ही वैधानिक आधार पर नगर पालिका संस्थान की शुरुआत की गई। 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। 1795 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई। 1795 ईस्वी में खुर्दा की लड़ाई किया गया था हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच में। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह के द्वारा लाहौर पर कब्जा किया गया। 1799 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। 1800 ईस्वी में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। 1801 ईस्वी में वेलेजली के द्वारा कर्नाटक को अपने अधिकार में लिया गया। 1802 ईस्वी में शिशु बलि पर रोक लगाया गया। 1802 ईस्वी में ही बसीन की संधि किया गया। 1803 ईस्वी में असाय की संधि किया गया। 1805 ईस्वी में राजघाट की संधि किया गया। 1806 ईस्वी में वेलोर की संधि किया गया। 1808 ईस्वी में मॉलकॉम फारस मिशन और एल्फिंस्टन मिशन की शुरुआत किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद कर लेना ये भी आप लोग। 1795 ईस्वी में शिशुवध को हत्या घोषित किया गया था रेगुलेशन 3 के तहत। और 1798 ईस्वी में सहायक संधि लाया गया था हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि किया गया था। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया गया था रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। 1813 ईस्वी में अधीनस्थ अलगाव की नीति लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। 1814 ईस्वी में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत। 1814 ईस्वी में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किया गया। 1817 ईस्वी में उड़ीसा जमींदार विद्रोह हुआ था। 1817 ईस्वी में पाइका विद्रोह हुआ था। 1818 ईस्वी में भील विद्रोह हुआ था। 1818 ईस्वी में ही बघेरा विद्रोह हुआ था। 1819 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा दक्कन अधिग्रहण किया गया और बम्बई को एक नए प्रांत की राजधानी बनाया गया था। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। ये शुरुआत की गई थी बम्बई, मद्रास और असम में। 1822 ईस्वी में बॉम्बे समाचार पत्र की शुरुआत किया गया था फरदोंजी मुर्जबान के द्वारा। 1822 ईस्वी में ही महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब, मध्य प्रांत और आगरा में। 1824 से लेकर के 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध के विषय में अगर हम बात करें तो 1826 ईस्वी में यानडोब की संधि की गई थी और इसके बाद फिर जो है 1852 से लेकर के 53 के बीच में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हो गया था और 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं तो 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। 1829 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था और 1829 ईस्वी में ही सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था रेगुलेशन 17 के तहत। 1831 ईस्वी में रामोसी विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व कर रहे थे चित्तूर सिंह और उमाजी राजे। 1837 ईस्वी में दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली में शुरू किया गया था मौलवी मोहम्मद बाकी के द्वारा। 1839 से लेकर के 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और 1870 से लेकर के 80 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इसी बीच 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि किया गया था अफगान शासकों के साथ। 1840 ईस्वी में सतारा विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। 1843 ईस्वी में भारत में दास्ता उन्मूलन यानी कि दास प्रथा को खत्म किया गया था इंडिया एक्ट 5 के तहत। 1843 ईस्वी में सिंध विजय हुआ था। 1845 से 46 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था।
सिख युद्ध के विषय में अगर हम बात करें तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किया गया था रणजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके बाद 1845 से 46 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1846 में लाहौर की संधि हुई। दिसंबर 1846 में भैरावल की संधि हुई और 1848 से 49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो है कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया था। आगे यदि हम बात करें तो 1847 ईस्वी में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना किया था रुड़की उत्तराखंड में। इसके बाद मद्रास में स्थापित किया गया, शिवपुर में स्थापित किया गया और सबसे अंतिम में फिर किया गया था पूना में। आगे यदि हम बात करें तो 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल शुरू हो जाता है एक गवर्नर जनरल के रूप में, और इसी के द्वारा वेबगत का सिद्धांत शुरू किया गया था 1848 ईस्वी में। वेबगत के सिद्धांत के शिकार जो बने उसमें पहला था 1848 में सतारा, उसके बाद संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध को कुप्रशासन के आरोप में शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में। आगे यदि हम बात करें तो 1850 ईस्वी में धार्मिक असक्षमता अधिनियम लाया गया था। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई थी बिठूर में, जो कि कानपुर में अवस्थित है। 1851 ईस्वी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में स्थापित किया गया। अब इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारे पास राजनीतिक संगठन, उसके अगर बात करें तो 1823 ईस्वी में यूनिटेरियन कमेटी स्थापित किया गया था कलकत्ता में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा। इसके बाद 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना किया था कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है। इसे स्थापित किया गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया गया था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापित किया गया था कलकत्ता में राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया गया था बम्बई में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1862 में लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना किया गया था लंदन में पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1865 ईस्वी में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया था लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था बम्बई में महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। 1870 ईस्वी में ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना किया गया था कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1875 ईस्वी में ही कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किया गया था कलकत्ता में आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1877 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन लाहौर में स्थापित किया गया था बाबू जोगिंदर चंद्र के द्वारा। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था मद्रास में एम.वी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था बम्बई में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। अब हम आगे बात करते हैं तो 1852 ईस्वी में दी दक्कन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मोहरों की प्राप्ति के लिए सफलता मिली थी। आगे यदि हम बात करें तो 1854 ईस्वी में वुड का डिस्पैच नीति लाया गया था, जो कि शिक्षा संबंधी ये नीतियाँ थी। अब आज़ादी से पूर्व जितने भी शिक्षा संबंधी नीतियाँ लाई गई, अगर उसके विषय में बात करें तो 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट, 1835 में मैकाले मिनट, 1854 में वुड का डिस्पैच नीति, 1882 ईस्वी में हंटर एजुकेशन कमीशन, जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, 1902 ईस्वी में रैले कमीशन, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है, 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, 1913 ईस्वी में गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आया था शिक्षा को लेकर के, 1917 ईस्वी में सैडलर कमीशन आया था, जिसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है, 1929 ईस्वी में हार्टोग समिति लाया गया था, 1934 ईस्वी में सप्रू समिति, 1936 ईस्वी में एबी वुड रिपोर्ट लाया गया था, 1937 ईस्वी में वर्धा योजना आया था, जिसे जाकिर हुसैन समिति भी कहा जाता है, और 1944 ईस्वी में सार्जेंट आयोग लाया गया था। आज़ादी के बाद की घटनाओं के अगर हम देखें तो पहला था 1948 ईस्वी में लाया गया था एस राधाकृष्णन आयोग को, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, मुदलियार आयोग को, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1964 में कोठारी एजुकेशन लाया गया। 1968 से 86 के बीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 बार आया था, एक 1968 में और दूसरा 1986 ईस्वी में। इसके बाद 1990 ईस्वी में
राममूर्ति समिति लाया गया। 1992 ईस्वी में जनार्दन रेड्डी समिति। 1992 में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। 1993 ईस्वी में यशपाल समिति। 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन। 2009 में यशपाल समिति। इसके बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। इसके विषय में अगर हम बात करें तो TSR सुब्रमण्यम कमेटी भी इसे कहा जाता है और इसकी गठन की गई थी 2016 में फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ काउंसिल फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। और एक इसका जो ड्राफ्टिंग कमीशन है उसका नाम था के कस्तूरी रंजन। इसकी गठन की गई थी 2019 में, तो इसको आप लोग याद कर लेना। आगे यदि हम बात करें तो 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम लाया गया। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। 1856 ईस्वी में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। दिसंबर 1856 ईस्वी में रावलपिंडी में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना किया गया था। अब विद्यालय की अगर बात हुई तो विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 24 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। इसके बाद 18 जुलाई 1857 ईस्वी को बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 5 सितंबर 1857 ईस्वी को मद्रास यूनिवर्सिटी। इसके बाद 1882 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी। 1916 में BHU यूनिवर्सिटी। 1916 में SNDT यूनिवर्सिटी। इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से महिला विश्वविद्यालय, जो कि ये पहला महिला विश्वविद्यालय माना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो 1917 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। 1918 ईस्वी में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। 1920 ईस्वी में रंगून यूनिवर्सिटी। 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी। 1921 में ढाका यूनिवर्सिटी। 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1923 में नागपुर यूनिवर्सिटी। 1926 में आंध्र यूनिवर्सिटी। 1927 में आगरा यूनिवर्सिटी। 1929 में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। 1937 में केरल यूनिवर्सिटी। 1943 में उत्कल यूनिवर्सिटी। 1947 में पंजाब यूनिवर्सिटी। 1947 में राजपुताना यूनिवर्सिटी। अब हम आगे बात करते हैं तो 1856 ईस्वी में द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। 1856 ईस्वी में ही सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। 1857 ईस्वी को अधीनस्थ संघ नीति लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1859 ईस्वी में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता लाया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लाया गया। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। साथ ही विधायी हस्तांतरण की नीति का प्रारंभ भी 1861 ईस्वी में किया गया। 1861 ईस्वी में ही भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 1862 ईस्वी में लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना किया गया था पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हावड़ा स्मोक न्यूसेज एक्ट लाया गया। 1864 ईस्वी में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। इससे जुड़े दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि 1838 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसका नाम है सोसाइटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल नॉलेज और दूसरा 1868 में स्थापित किया गया था बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। आगे यदि हम बात करें तो 1867 ईस्वी में पॉवर्टी ऑफ इंडिया लाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1867 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11 लाया गया। 1868 ईस्वी में पंजाब टेनेंसी एक्ट लाया गया। 1868 ईस्वी में शाही सेना स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट लाया गया और इसी के साथ नगर पालिका संस्थाओं का विकास का जो क्रम है उसकी भी शुरुआत हो जाती है। 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक लॉर्ड मेयो एक वायसराय के रूप में कार्य करता है। अब सभी वायसराय को एक जगह पर अगर हम देखें तो पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग और इसका कार्यकाल होता है 1858 से लेकर के 1862 ईस्वी तक। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन आता है। इसके बाद आता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। उसके बाद लॉर्ड मेयो। इसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटल। लॉर्ड लिटल के समय जितनी भी घटनाएं घटी है अगर हम उसको एक जगह पर देखें तो 1876 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी उसे 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। साथ ही 1876 ईस्वी में ही राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। इसके बाद 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किया गया। 1878 ईस्वी में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम लाया गया जिसे आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है एक वायसराय के रूप में। अगर इसके समय घटित घटनाओं के क्रम देखें तो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 ईस्वी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया गया। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। 1882 ईस्वी में ही हंटर कमीशन लाया गया। 1883 ईस्वी में
इल्बर्टविल विवाद शुरू हो गया था इसी कार्यकाल में। इसके बाद जो है 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडॉन, इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल होता है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। इसके समय घटित घटनाओं के क्रम देखें तो सबसे पहले 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया। इसके बाद द कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसके बाद 1902 ईस्वी में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद 1902 ईस्वी में ही रैले कमीशन की स्थापना किया गया था, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया। 1904 ईस्वी में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया। 1904 में ही इंडियन ऑफिसर सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 1904 में कार्यालय गोपनीयता अधिनियम लाया गया। 1905 में कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा में स्थापित किया गया। 1905 ईस्वी में ही रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया और 1905 ईस्वी में ही बंगाल का भी विभाजन किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल होता है एक वायसराय के रूप में। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय घटित घटनाओं के क्रम देखें तो सबसे पहले अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद सितंबर 1916 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता कर रहे थे अंबिकाचरण मजमूदार। 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जिसे हम एसएनडीटी विश्वविद्यालय भी कहते हैं। 1916 ईस्वी में ही गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 में रॉलेट एक्ट और 1919 में ही रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू हो जाता है। इसके बाद 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी इसी के कार्यकाल में। आगे यदि हम बात करें तो इसके बाद जो 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल होता है। उसके बाद लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिलिथियो, लॉर्ड वेवेल और सबसे अंतिम में आता है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कार्यकाल होता है 1947 से लेकर के 1948 ईस्वी तक। अब हम आगे बात करते हैं तो 1871 ईस्वी में बंगाल जिला बोर्ड अधिभार अधिनियम लाया गया और साथ ही इसी समय ग्रामीण बंगाल में स्थानीय स्व सरकार की स्थापना भी किया गया था। 1871 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से अयोग्य घोषित किया गया। 1872 ईस्वी में कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। 1872 में संविदा कानून लाया गया। आगे यदि हम बात करें तो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था, जिसका हिंदी नाम है मूलवासी विवाह अधिनियम। अब इससे जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास एक्ट है उसको अगर हम बात करें तो पहला 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, इसका प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह जो है उसको रोका जाएगा, यानी कि निषेध। इसके बाद 1891 ईस्वी में समति आयु अधिनियम लाया गया। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु के लड़कियों का विवाह प्रतिषेध किया गया। इसके बाद 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम लाया गया। इसके तहत विवाह की आयु में वृद्धि की गई और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए जो विवाह था उसको दाननी कार्रवाई बनाया गया। इसके बाद 1978 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन अधिनियम लाया गया। इसके तहत विवाह योग्य आयु को बढ़ा करके लड़कियों के लिए 15 वर्ष से 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं आगे तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। 1873 ईस्वी से लेकर के 76 ईस्वी के बीच में ही पवना आंदोलन हुआ था ईश्वरी चंद्र राय के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1874 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन किया गया। 1874 ईस्वी में ही सत्यार्थ प्रकाश की शुरुआत की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके बाद अप्रैल महीने में 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था बम्बई में और बाद के दिनों में इसका मुख्यालय ले जाया गया लाहौर। आगे यदि हम बात करें तो सितंबर महीने में 1875 ईस्वी को इंडियन लीग की स्थापना किया गया था कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1875 ईस्वी में ही कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में स्थापित की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसके बाद लॉर्ड लिटन की कार्यकाल शुरू हो जाती है
इसका कार्यकाल होता है 1876 से लेकर के 1880 के बीच में। इसके समय घटित घटनाओं के क्रम देखें तो सबसे पहले 1876 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की जो आयु सीमा 21 वर्ष थी उसको कम करके 19 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद 1876 ईस्वी में राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया। 1876 ईस्वी में ही नाटकीय प्रस्तुति अधिनियम लाया गया। 1876 ईस्वी में ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किया गया था। 1877 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था लाहौर में बाबू जोगिंदर चंद के द्वारा। 1877 ईस्वी में विशिष्ट राहत अधिनियम लाया गया। 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजित की गई। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लाया गया। 1878 से 80 के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो 1878 ईस्वी में ही अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। 1879 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम लाया गया। 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए H.H. कोल की नियुक्ति किया गया था। इसके बाद जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल शुरू हो जाता है 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी के बीच में। इसके समय घटित घटनाओं के क्रम देखें तो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1881 ईस्वी में ही परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम लाया गया। 1882 ईस्वी में किरल वर्मा के द्वारा शकुंतलम का मलयालम अनुवाद किया गया। 1882 ईस्वी में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया गया। 1882 ईस्वी में ही हंटर कमीशन लाया गया जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की गई। इसके अतिरिक्त 1882 ईस्वी में ही सीमा शुल्क अवकाश की नीति भी लाया गया था। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन किया गया। दिसंबर 1883 ईस्वी में ही इल्बर्ट बिल विवाद आया था। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी M.V. राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू के द्वारा। इसके बाद 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और K.T. तेरंग के द्वारा। इसके बाद 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था बॉम्बे में और इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, जिसे ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में तो वहां से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो चलिए अब हम उसके अधिवेशनों को क्रम वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्रम 28 दिसंबर 1885 से शुरू होता है और इसकी अध्यक्षता किया गया था W.C. बनर्जी के द्वारा। कहाँ पर हो रहा था ये आयोजित? तो ये हो रहा था बम्बई में। इसके बाद 28 दिसंबर 1886 ईस्वी को कलकत्ता में आयोजित हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसके बाद मद्रास में 1887 में सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। 1893 ईस्वी में लाहौर में आयोजित की गई थी, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1894 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। इसके बाद 1895 ईस्वी में पुणे में आयोजित की गई, इसका अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे M.A. सयानी। 1905 ईस्वी में बनारस में आयोजित की गई थी, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता में इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1907 ईस्वी में सूरत में इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1908 ईस्वी में मद्रास में इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1909 ईस्वी में लाहौर में इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। आगे यदि हम बात करें तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन और इसका अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित की गई थी, इसके अध्यक्षता कर रहे थे एनी बेसेंट। 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित की गई थी, इसके अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। 1919 ईस्वी में अमृतसर में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। 1920 ईस्वी में नागपुर में किया गया था, इसके अध्यक्षता कर रहे थे C. विजय राघवाचारी। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में की गई थी, इसके अध्यक्षता कर रहे थे C.R. दास यानी चितरंजन दास। 1922 ईस्वी में गया में किया गया था, इसके अध्यक्षता करते C.R. दास। 1924 में बेलगांव में किया गया था, इसके अध्यक्षता करते महात्मा गांधी। 1925 में कानपुर में किया गया था, इसके अध्यक्षता करते सरोजनी नायडू। 1926 में गुवाहाटी में किया गया था, इसके अध्यक्षता करते A. श्रीनिवासन आयंगर। 1928 में कलकत्ता में हो रहा था, इसके अध्यक्षता करते मोतीलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्षता करते जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कराची में हुआ था, इसके अध्यक्षता करते वल्लभ भाई पटेल। 1936 में लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्षता करते जवाहरलाल नेहरू।
1937 ईस्वी में फैजापुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ये गांवों में आयोजित किया गया था। 1938 ईस्वी में हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करते सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करते सुभाष चंद्र बोस। 1940 में रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 में मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करे थे जेबी कृपलानी। 1947 में दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1948 में अंतिम हुआ था। इसकी अध्यक्षता करे थे जयपुर में डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। आगे यदि हम बात करें तो 1885 ईस्वी में एपिग्राफिका इंडिया का प्रथम अंकन प्रकाशित हुआ था। 1885 ईस्वी में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हो गया था। 1885 ईस्वी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हो गई थी। 1887 ईस्वी में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था बम्बई में। 1887 ईस्वी में देव समाज, जिसे डिवाइन सोसाइटी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था सर सईद अहमद खान के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1889 ईस्वी में ऑफिसर सीक्रेट एक्ट लाया गया। 1891 ईस्वी में द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। अगर हम इसके मुख्य प्रावधान देखें तो सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश देने की बात की गई थी। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करने की बात की गई थी। 9 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनसे केवल 7 घंटा काम कराया जाएगा, ऐसा बात किया गया था। इसके अतिरिक्त महिलाओं और शिशु श्रमिकों को रात में 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच काम नहीं करने के लिए कहा गया। साथ ही महिला श्रमिकों से केवल 11 घंटा काम करवाने की बात की गई थी। आगे यदि हम बात करें तो 1891 ईस्वी में समन्वय आयु अधिनियम लाया गया। 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। 1893 ईस्वी में डूरंड आयोग की स्थापना की गई थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु। 1893 ईस्वी में ही गणपति महोत्सव की शुरुआत किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1894 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हो गया था। 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया गया। 1895 ईस्वी में मुंडा विद्रोह शुरू किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। 1895 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके द्वारा अपना अपना अधिवेशन अलग अलग आयोजित किया गया। 1896 ईस्वी में बम्बई में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण से 1897 ईस्वी को पुणे में रैंड और एस्ट को गोली मार करके हत्या कर दिया गया था दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा। इसके बाद 1898 ईस्वी में सर सईद अहमद खान की मृत्यु हो गई थी। 1898 ईस्वी में ही अंगुली छाप प्रणाली का प्रयोग किया गया था अपराधियों को पता लगाने के लिए, और कहां पर, तो बंगाल वाला एरिया में। इसके बाद कार्यकाल शुरू हो जाता है लॉर्ड कर्जन की। इसका कार्यकाल होता है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। इसके समय घटित घटनाओं के क्रम देखें तो 1899 ईस्वी में मित्र मेला का स्थापना किया गया था नासिक में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, और इसी के द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की शुरुआत भी की गई थी, जो कि एक गुप्त संगठन था। आगे यदि हम बात करें तो 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया। 1899 ईस्वी में ही दी कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि एलिनेशन अधिनियम लाया गया। अब इससे जुड़े दो इंपॉर्टेंट और अधिनियम हैं। पहला 1904 में लाया गया था केंद्रीय प्रांत भूमि एलिनेशन, और दूसरा था 1916 में लाया गया था उत्तर पश्चिम प्रांतीय भूमि एलिनेशन अधिनियम। आगे यदि हम बात करें तो 1901 ईस्वी में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। 1901 ईस्वी में ही श्वेत पत्र जारी किया गया। 1902 में रैले कमीशन लाया गया, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कहा जाता है। 1902 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की स्थापना किया गया था। 1904 ईस्वी में ही कार्यालय गोपनीयता अधिनियम लाया गया। 1904 ईस्वी में इंडियन ऑफिसर सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट लाया गया था। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1904 ईस्वी में ही तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन लाया गया। 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। 1905 ईस्वी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया था पूसा में। फरवरी 1905 ईस्वी को इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की प्रस्ताव पारित की गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। साथ ही साथ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही रक्षाबंधन समारोह और बंगाल विभाजन का कार्यान्वयन भी किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो 1905 ईस्वी में
इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता करे थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1926 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने दादा भाई नौरोजी का सचिव पद को कार्यान्वित किया था, यानी कि उसके सचिव के पद पे काम कर रहे थे। 1926 ईस्वी में अरुणलेख समिति लाया गया था, लॉर्ड मिंटो के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 1926 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीम मुल्ला और आगा खां के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? तो बंगाल में ढाका वाला एरिया में, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है। आगे यदि हम बात करें तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें जो है कांग्रेस जो है बढ़ जाती है और इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता करे थे रास बिहारी घोष। 1907 ईस्वी में ही लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश से बाहर निकाल दिया गया था। 1908 ईस्वी में बर्रा डकैती हुआ था पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था जिसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अंजाम दे रहे थे और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी भी दे दी गई थी। इसके बाद 1908 ईस्वी में ही अलीपुर षड्यंत्र हुआ था। 1908 ईस्वी में नासिक षड्यंत्र भी हुआ था जिसे जैक्सन हत्याकांड भी कहा जाता है और इसके अंजाम दिए थे अनंत लक्ष्मण कलकरे ने। जुलाई 1909 ईस्वी को करजन वैली की हत्या किया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा। 1909 ईस्वी में सर प्रफुल्ल चटर्जी की अध्यक्षता में लाहौर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1909 ईस्वी में ही भारत परिषद अधिनियम लाया गया था जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1910 ईस्वी में श्री अरविंदो पांडिचेरी चले गए थे और 1910 ईस्वी में ही द इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1911 ईस्वी में भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। बेसिकली इसका स्थापित तो 1909 में ही कर दिया गया था, इस समय इसको शुरुआत किया गया था। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में राज सिंहासन दरबार आयोजित की गई। 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन जो किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। 1912 ईस्वी में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करे थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना किया गया था यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा। 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई की गई। 1914 ईस्वी में ही कामागाटू मारू प्रकरण शुरुआत हुआ। 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गया था। 1915 ईस्वी में ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्षता करे थे अंबिकाचरण मजमूदार। अप्रैल 1916 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग पुणे में स्थापित की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 ईस्वी में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था जिसे बीएचयू भी आप कहते हो, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो 1917 ईस्वी में मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आता है। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह आयोजित की गई थी राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में। ऐसे बेसिकली ये महात्मा गांधी का नेतृत्व चल रहा था यहाँ पर। 1917 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था एनी बेसेंट के नेतृत्व में। 1918 ईस्वी में भारतीय चलचित्र अधिनियम लाया गया। अप्रैल 1918 ईस्वी को अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था और इसका हेड थे अनुसुईया बेन। 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व करे थे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और यहाँ पे महात्मा गांधी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आगे यदि हम बात करें तो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लाया गया और इसके बाद जो है महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू कर दिए थे इसके आने के साथ ही। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हो जाता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन आता है। 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाते हैं और मार्च 1920 ईस्वी में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के। इसके बाद 1920 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास और साथ ही साथ रंगून में एक सेंसर बोर्ड की स्थापना किया जाता है। 1920 ईस्वी में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना की जाती है। 1921 ईस्वी में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स नामक एक शीर्ष निकाय का गठन किया गया था यूरोपीय व्यापार संगठन के द्वारा। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं हकीम अजमल खान। 1921 ईस्वी में ही
असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक होता है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्ट हैं। पहला, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक, 1921 ईस्वी में असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक, 1929 ईस्वी में गोलमुरी दिन प्लेट स्ट्राइक, 1930 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक। ये याद करके रखना आप लोग। इसके बाद 1921 ईस्वी में ही दी हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी कानपुर में। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापना किया गया था। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किया गया था। 1921 में ही मोपला विद्रोह शुरू हो गया था और इसका नेतृत्व कर रहे थे अली मुसलियार। 1921 से 22 के बीच में एक का आंदोलन चलाया गया था मदारी पासी के द्वारा। 5 फरवरी 1922 को चौरिया चौरी घटना हुई थी और इसके बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। 1922 में ही मिस्टर मोन्टेग्यू जो है त्यागपत्र दे देते हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नवंबर 1923 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधानसभा में चुनाव आयोजित किए गए। 1927 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया। 1923 ईस्वी में ही जॉन मार्शल के द्वारा कंजर्वेटिव मैनुअल का प्रकाशन किया गया। 1924 ईस्वी में गांधी दास समझौता हुआ, दास यानी कि चितरंजन दास। 1924 ईस्वी में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। 1924 ईस्वी में कानपुर षड्यंत्र केस शुरू हो गया था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती होती है और 22 अगस्त 1925 ईस्वी को विधानसभा के प्रथम भारतीय सभापति VJ पटेल निर्वाचित किए जाते हैं। आगे हम बात करें तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया। 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया। 1926 में ही MS वत्स के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य शुरू किया गया। 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु हो गई। 1927 को अस्किन समिति का रिपोर्ट लाया गया। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन लाया गया और इसकी शुरुआत की गई थी मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। 1927 में ही सेंसर बोर्ड की स्थापना किया गया था लाहौर में। 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की का स्थापना किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई। 1928 में ही भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या की गई। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया गया। 1929 में अस्पृश्यता पर कांग्रेस का उप समिति गठित की गई और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस शुरू हो गया था। अक्टूबर 1929 में इरविन का घोषणा पत्र जारी हुआ। नवंबर 1929 में कांग्रेस का दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बात करें तो 1929 में कृषक प्रजा पार्टी स्थापित किया गया था AK फजल उल हक के द्वारा। 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम को छोड़ा गया और स्वराज प्राप्ति के बाद वापस लौटने का व्रत रखा गया। इसके बाद जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी जो है वो 11 सूत्री मांग रखते हैं और 12 मार्च और 6 अप्रैल के बीच में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद जो है अप्रैल महीने में 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रकार लूट शुरू हो जाता है और 1930 ईस्वी में ही शारदा अधिनियम आता है। 1930 में ही लाहौर षड्यंत्र शुरू होता है। यहाँ पर सैंडर्स की हत्या करने वालों को दोषी करार दिया जाता है। 1931 ईस्वी में द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट लाया गया था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। इसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। 29 मार्च 1931 ईस्वी को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट लाई गई। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। 1632 में ही द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित किया गया था। इसके बाद 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किया गया था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में।
इसके बाद 1934 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया। 1935 ईस्वी में समान परिसंघ नीति लाया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। 1935 ईस्वी में ही भारत सरकार अधिनियम लाया गया। 1937 ईस्वी में असम की विधानसभा का सृजन किया गया। 1937 ईस्वी में ही जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करे थे सुभाष चंद्र बोस। और 1938 ईस्वी में ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता करते पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करते सुभाष चंद्र बोस। आगे यदि हम बात करें तो अक्टूबर महीने में 1939 ईस्वी को कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद दिसंबर 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना वाली जो लीग था मुस्लिम लीग उसके द्वारा। इसके बाद मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड लिथियो के द्वारा। इसके बाद अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई और 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु भी इस समय हो जाती है। इसके बाद मार्च महीने में 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दी जाती है जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1942 ईस्वी में ही रास बिहारी बोस के द्वारा पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो फरवरी 1943 ईस्वी में गांधी जी का आमरण अनशन शुरू हो गया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की गई। इसके बाद 6 नवंबर 1943 ईस्वी को प्रीमियर तोजो द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सौंपे जाने की जापान के निर्णय की घोषणा की गई। इसके बाद 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। इसके बाद जनवरी 1944 ईस्वी को सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड में से सुभाष ब्रिगेड को पहली टुकड़ियां जो थी उसको रंगून से प्रोमो की ओर प्रस्थान किया गया। और फाइनली 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा स्वतंत्र भारतीय भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। जुलाई 1944 ईस्वी में राजगोपालाचारी फार्मूला लाया गया और सितंबर 1944 ईस्वी को गांधी जिन्ना वार्ता भी किया गया था। इसके बाद 1945 ईस्वी में देसाई लियाकत समझौता होता है। 3 जून 1945 ईस्वी को वेबल योजना भारत आता है जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जुलाई 1945 ईस्वी को ब्रिटेन में श्रमिक दल जो है सत्ता में आ जाता है और फाइनली अगस्त 1945 ईस्वी में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद सितंबर 1945 ईस्वी में युद्धोपरांत संविधान सभा गठित करने की घोषणा की गई। नवंबर 1945 ईस्वी में लाल किला में इंडियन नेशनल आर्मी पर मुकदमा चलाया गया और ये कब से कब तक चलाया गया था तो नवंबर 1945 से लेकर के मई 1946 के बीच तक। इसके बाद 12 नवंबर 1945 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में नौसैनिक विद्रोह शुरू हो गई थी और 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। आगे यदि हम बात करें तो 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतिम सरकार की गठन की योजना प्रस्तुत की गई और 16 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा हेतु चुनाव का संपन्न कराया गया। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके बाद 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आगे यदि हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सत्र की पहली बैठक की आयोजन की गई। फरवरी 1947 ईस्वी में क्लीमेंट एटली का घोषणा पत्र जारी होता है और जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना भारत आता है। इसके बाद 15 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। 16 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही सहमति प्राप्त होती है। इसके बाद 11 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना को निर्वाचित किया जाता है और फाइनली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कार्यान्वयन कर दिया जाता है और भारत एक स्वतंत्र मुल्क बन जाता है। आगे यदि हम बात करें तो 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पृथक आंध्र बनाने की योजना के लिए
भूख हड़ताल कर रहे थे पट्टी श्री रामल्लू, जिसके कारण से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद 1953 ईस्वी में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था और इसके अध्यक्षता करते फजल अली आयोग, और इसके साथ कौन कौन थे तो के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ध्यान रखने की बात यह है कि अक्टूबर 1953 ईस्वी में पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, जैसे ही पट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु होती है उसी के बाद। इसके बाद 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। आगे यदि हम बात करें तो जनवरी महीने में 1956 ईस्वी को बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया। जून महीने में 1956 ईस्वी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया। 1958 ईस्वी को वजन की मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत की गई। 1959 ईस्वी में यूएसए के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनवार का नई दिल्ली में आगमन हुआ। 1961 ईस्वी में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन की नई दिल्ली में बैठक हुई। इसके बाद जुलाई महीने में 1963 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि लाया गया था, जहां पे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में यह संधि किया गया था। 1991 ईस्वी में देहरादून में वन अनुसंधान और कॉलेज की भी स्थापना किया गया। 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर किए। अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ इंपोर्टेंट लेकर के आएंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसे लगे जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।